बच्चों नमस्कार। संकल्प अकादमी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। सभी लोगों को निरंतर खुशियां मिलें और प्रगति पथ पर चलें, ऐसी मनोकामनाएं निरंतर रखता है। तो बच्चों, अभी तक जो टॉपिक चल रहे थे उससे आज बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक आपको निश्चित है कंपटीशन में बहुत ज़्यादा उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ जो नया टॉपिक शुरू करें उसके पहले उसकी जानकारी होना आवश्यक होता है। तो हम आज जो आपका टॉपिक लेकर आए हैं वो हम आपको संसदीय शब्दावली की ओर ले जा रहे हैं। और संसदीय शब्दावली में बहुत से सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम जानते तो हैं लेकिन वो शब्द का डिटेल नहीं समझ पा रहे हैं होता क्या है। तो हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका प्रमुख संसदीय शब्दावली। प्रमुख संसदीय शब्दावली और उसके अंतर्गत आपका शब्द आ जाते हैं, जैसे कभी पूछ लिया जाता है कि सभापति क्या होता है, उपसभापति क्या होता है, या आपका पूछ लिया जाएगा विपक्ष का नेता कौन होता है और सदन का नेता कौन होता है, या शून्यकाल पूछ लिया जाए या प्रश्नकाल पूछ लिया जाए। इस तरह से जो शब्द आते हैं तो उनको समझना आवश्यक होता ये होता क्या है। तो हम आज आपको जो ले जा रहे हैं प्रमुख संसदीय शब्दावली, और प्रमुख संसदीय शब्दावली के अंतर्गत जो है प्रमुख संसदीय शब्दावली के अंतर्गत हम आपको जो संसदीय शब्दावली उनका डिटेल करेंगे और उनका डिटेल में सबसे पहले जो आ जाता है आपका सत्रावसान। सत्रावसान है, स्थगन है, विघटन है, प्राक्कलन समिति है, लोकलेखा समिति, तदर्थ समिति है, बजट है, इन सबको डिटेल करेंगे, समझाएंगे। तो सबसे पहले हम सत्रावसान आ जाता है। सत्र जो होते हैं वो सत्र, एक सत्र का प्रारंभ होता है और एक सत्र का अंत होता है। और सत्र स्वभाव का जो वर्तमान में है वो आपके जो सत्र चलते हैं वो आपके चलते हैं, एक तो आ जाता है आपका शीतकालीन सत्र आ जाता है, मानसून सत्र आ जाता है, बजट सत्र आ जाता है। और सत्र के दौरान ही कानून बनते हैं। जो कानून बनते हैं वो सत्र के दौरान ही बनते हैं। जब सत्र चलता है तभी देश के कानूनों का निर्माण होता है। तो सत्र के प्रारंभ करने की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सत्र के अंत करने की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब सत्र का अंत होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन होते हैं, दोनों की बैठकें चलती हैं। बैठकें वर्ष में अधिकतम 2 बार, मतलब जो है 2 बार होना अनिवार्य है। दोनों में 6-6 महीने के अंतर होना चाहिए। तो इसी तरह जो बैठकें चलती हैं तो उनको कहते हैं सत्र। और ये कहा जाता है कि ज़्यादा कितनी भी हो जाए लेकिन कम से कम जो है वो 2 बार होना आवश्यक है। एक वर्ष में 2 बार होना बैठकें आवश्यक, दोनों में 6-6 महीने का समय होना, अंतर होना आवश्यक माना जाता है। तो लोकसभा की सत्र अलग चलता है और संसद का सत्र चलता है। तो उस दौरान जो कानूनों का निर्माण होता है, जब सत्र का अंत होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा सत्र का अंत होता है, उसको कहते हैं सत्रावसान। जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का सत्रावसान कौन करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा जो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सत्र का अवसान या सत्रावसान करता है। ये राष्ट्रपति का प्रमुख कार्य होता है। और ये कौन से जो आपका सत्रावसान होता है ये किस कार्य के अंतर्गत आ जाता है, तो राष्ट्रपति के कार्यों के अंतर्गत जाता है कि सत्र का अवसान या सत्र का अंत कौन करता है, तो राष्ट्रपति। फिर आ जाता आपका नेक्स्ट आ जाता स्थगन। स्थगन में 2 सदन होते हैं। एक तो आपका संसद के 2 सदन होते हैं, वैसे अंग तो 3 होते हैं लेकिन संसद के 2 सदन होते हैं। एक तो लोकसभा होता है, एक लोकसभा होता है और दूसरी राज्यसभा होता है। दूसरा राज्यसभा होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। अगर दोनों में कार्यवाही चलती है और कार्यवाही ऐसी चलती है जैसे कार्यवाही चल रही है, शोर शराबा हो रहा है, सदस्य जो हैं अपने नियम से नहीं बैठे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, अनियमितता चल रही है वहां पर, तो इस तरह की स्थिति में सदन की कार्यवाही चलाना असंभव हो जाता है। जब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को ये लगता है कि ऐसी स्थिति बन रही है कि कार्रवाई जो चल रही है लोकसभा की या राज्यसभा की वो संभव नहीं है,
लिहाजा इसको थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया जाए, या कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए, या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। तो जो किसी व्यवधान के कारण जब कार्यवाही रुकती है और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए या अनिश्चित काल के लिए जब कार्यवाही का स्थगन किया जाता है, उसको कहते हैं स्थगन। समझ में आ गया होगा, उसको स्थगन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विघटन। विघटन 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, इसमें से एक सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है, उसका कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। विघटन का मतलब कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। और लोकसभा का सामान्यतः प्रति 5 वर्ष बाद विघटन हो जाता है। लेकिन लोकसभा की स्थितियां बनती हैं विघटन की, जैसे सरकार अल्पमत में है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो सरकार का लोकसभा को विघटन कर सकती है, लोकसभा को भंग कर सकती है। या फिर स्थिति ऐसी आ जाती है कि प्रधानमंत्री ये सोचता हमारे पास बहुमत नहीं है, हमारे पास जो है हम इतनी सरकार चलाने में अक्षम है, तो वह स्वयं सिफारिश लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि जो है लोकसभा को भंग कर दिया जाए। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को विघटित किया जा सकता है या भंग किया जा सकता है। यह आपका आ जाएगा विघटन। नेक्स्ट आ जाता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, तदर्थ समिति। यह आ जाता है संसद में जो है 2 प्रकार की समितियां होती हैं, एक तो स्थायी समितियां होती हैं और एक अस्थायी समितियां होती हैं। स्थायी समितियां जो हैं 1 वर्ष के लिए, कुछ समितियां 1 वर्ष के लिए बनती हैं और अस्थायी समितियां विधि निर्माण के दौरान ही बनती हैं। तो स्थायी समितियों में एक समिति आ जाती प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है, प्राक्कलन समिति संसद की स्थायी समिति है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें लोकसभा के ही केवल 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इस समिति में लोकसभा के ही केवल 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है लोक लेखा समिति। ये भी संसद की स्थायी समिति है। उसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के 15 सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। इस तरह लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। प्राक्कलन समिति में 30 और लोक लेखा समिति में 22, जिसमें बंटवारा हो जाए तो लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन किसे कहा जाता या लोक लेखा समिति की जुड़वां बहन किसे कहा जाता। तो अगर प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन पूछी जाए तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति की जुड़वां बहन पूछी जाए तो प्राक्कलन समिति। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है तदर्थ समितियां। तदर्थ समिति वो होती हैं जो विधि निर्माण के दौरान बनाई जाती हैं। जब कोई विधेयक बनता है, जब कोई कानून बनता है, तो उसके उसी समय जो है वो तदर्थ समितियां बनाई जाती हैं और जैसे ही कानून बन जाता है वैसे ही उनका अंत कर दिया जाता है, वैसे ही वो समाप्त कर दी जाती हैं। वो होती हैं तदर्थ समिति, उसको कहते हैं तदर्थ समिति। और बजट जो है, बजट पूरे वर्ष के 1 वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा, 1 वर्ष में जो आय और व्यय उसके ब्यौरे को जो कहते हैं वो बजट कहा जाता है। देश में 1 वर्ष का आय और व्यय का ब्यौरा उसको कहते हैं बजट। तो इस तरह सत्रावसान समझ में आ गया होगा, स्थगन समझ में आ गया होगा, विघटन समझ में आ गया होगा, प्राक्कलन समिति समझ में आ गया, लोक लेखा समिति समझ में आ गया होगा, तदर्थ समिति समझ में आ गया होगा, बजट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि बजट संसद के कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है या पारित किया जाता है। तो निश्चित है बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता और पारित किया जाता, लोकसभा में पारित किया।
और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बजट जो होता है, बजट किसके नाम से प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बजट हमेशा राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। और लेकिन प्रस्तुत कौन करता है? या तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, या जिसके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार हो, वो जो है देश का आय व्यय का ब्यौरा संसद के लोकसभा में प्रस्तुत करता है। निम्न सदन में हमेशा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते हैं तो आपका आ जाता है सभा का नेता। सभा का नेता जब आ जाए तो एक तो सभा का नेता होता है, वैसे तो सभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का भी होता है और राज्यसभा का होता है। जो लोकसभा का सदस्य, जो लोकसभा का चुनाव जीत कर जाता है और वो प्रधानमंत्री बना है, तो वह लोकसभा का नेता होता है। ठीक। और यदि जो है राज्यसभा का सदस्य है और वो प्रधानमंत्री बना है, राज्यसभा का सदस्य है और वो प्रधानमंत्री बना है, तो वो भी सदन का नेता माना जाता है, उसको भी सदन का नेता मान लिया जाता है। तो जो लोकसभा का नेता होता है उसको कहते हैं सभा का नेता, राज्यसभा का नेता होता है उसको कहते हैं राज्यसभा का नेता। नेता प्रतिपक्ष होता है और सत्ता पक्ष का नेता होता है। तो इस तरह विपक्ष का नेता जो आ जाता है आपका, ऐसे यहां क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। ठीक है। और राज्यसभा का नेता कौन होता है, तो राज्यसभा का जो सत्ता पक्ष का नेता होता है उसको राज्यसभा का नेता कहा जाता है। नेक्स्ट आता है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता, अब आता विपक्ष का नेता बनने के लिए आवश्यक क्या होता है। विपक्ष का नेता बनने के लिए आवश्यक है कि कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा के चुनाव में लोकसभा का विपक्ष का नेता बनने के लिए आवश्यक होता है कि लोकसभा के चुनाव में कुल सदस्य संख्या का कम से कम, कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 भाग जो है सीट सदस्य संख्या प्राप्त हो, सीटें जीती हों, उस व्यक्ति को ही लोकसभा विपक्ष का नेता बनाया जाता है। 1/10 भाग सीटें जीती हूं। मान लो लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 हैं, वैसे तो 552 है, लेकिन तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होती हैं, 550 निर्वाचित हैं। अब इसमें 1/10 पूछा जाए तो 55 आ जाते हैं। 55 सदस्यों का जीतना आवश्यक है। यदि 55 से कम है तो फिर लोकसभा का नेता नहीं बनता है। तो इसलिए विपक्ष का नेता, लोकसभा विपक्ष का नेता नहीं बनता है। विपक्ष का नेता वही बनता है जिसे कम से कम 1/10 भाग जो है सीटें विपक्ष में रहने के लिए प्राप्त हो कुल सदस्य संख्या का। अगर उससे कम है तो वो नहीं बनता है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उसमें उसे कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। राज्यसभा के लिए 25 सदस्यों का होना आवश्यक है। अब उसमें जैसे क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन है, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता वर्तमान में कोई नहीं है, क्योंकि किसी भी दल को जो है किसी भी विपक्षी दल को 1/10 सीटें प्राप्त नहीं हुई हैं। कांग्रेस 52 सीटें के लगभग है, इस कारण जो है उससे 55 की आवश्यकता होती है, लेकिन नहीं है तो विपक्ष नहीं। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष का नेता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता की बात आ जाती है तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो है आप कहते हैं गुलाम नबी आजाद। ये गुलाम नबी आजाद आ जाते हैं। तो विपक्ष का नेता समझ में आ गया होगा। अब आ गया आपका क्रॉसिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर क्या होता है? क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब होता है एक तो सीट होती है अध्यक्ष की या सभापति की, राज्यसभा में सभापति की, और एक होती है अध्यक्ष की, और दूसरा जो सीट होती है वो बोलने वाले की होती है। जो सामने सीट होती है बोलने वाले की होती है। अगर कोई सदस्य बोल रहा है और उसके सामने जो है वो अध्यक्ष या आपका अध्यक्ष बैठा है या सभापति बैठे हैं, बोलते समय उसके बीच से जो निकल जाना, किसी को बोलते समय उसके मध्य से क्रॉस कर जाना या निकल जाना, उस स्थिति को कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। उसको कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। ये मान लो सरलतम शब्दों में
कि हम मंदिर हमें आप जो है मंदिर के दर्शन करते हैं और दर्शन कर रहे हैं और हमारे सामने से कोई गुजर जाए तो उसको भी क्रॉसिंग द फ्लोर की तहत माना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। समझ में आ गया होगा क्रॉसिंग द फ्लोर। लॉबी का मतलब होता है, लॉबी जहां से सभा कक्ष शुरू होता है, एकदम सभा कक्ष शुरू होता है और दोनों तरफ कुर्सियां डली रहती हैं, वहां से आते नीचे इस तरह से आते हैं व्यक्ति, दोनों तरफ कुर्सियां डली रहती हैं और यहाँ के बाद गैलरी टाइप की बन जाती है, उस गैलरी टाइप को कहते हैं लॉबी। उसको कहते हैं लॉबी। जो लोकसभा में दोनों जो बैठने की स्थिति बीच में जो जगह होती है उसको लॉबी कहा जाता है, अर्थात सभा कक्ष से सटा हुआ उसी के साथ समाप्त होने वाला एक बंद गलियारा, उसको कहते हैं लॉबी। नेक्स्ट आ जाता है सभापटल। सभापटल होता है एक तो अध्यक्ष या सभापति हो, लोकसभा में अध्यक्ष हो, राज्यसभा में सभापति हो, उसके नीचे आपने देखा होगा कि एक महासचिव बैठता है, उसके नीचे एक बेंच डली होती है और महासचिव बैठता है और महासचिव के आसपास जो लोग बैठते हैं, महासचिव के आसपास जो बैठते हैं, जो लोकसभा की कार्रवाई को, जो कार्रवाई चल रही उसका लेखा जोखा रखते हैं, तो उसको कहते हैं सभापटल, उसको सभापटल कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गणपूर्ति। इसको दूसरे शब्दों में कोरम भी कह सकते हैं, इसके दूसरे शब्दों में कोरम भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आ जाता है लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है, या लोकसभा का कोरम कितना होता है, या राज्यसभा का कोरम कितना होता है, या राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी होती है। जब ये क्वेश्चन आ जाए तो इसकी गणपूर्ति जो होती है, लोकसभा की गणपूर्ति चाहे राज्यसभा की गणपूर्ति, उसकी भी 1/10 होती है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अब ये होता क्या है, चाहे लोकसभा की कार्रवाई चलना हो या राज्यसभा की कार्रवाई चलना हो, इसके लिए आवश्यक होता कम से कम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना आवश्यक होता है। लोकसभा की कार्रवाई चलने के लिए या राज्यसभा की कार्रवाई चलने के लिए कुल सदस्यों में से 1/10 भाग का उपस्थित होना आवश्यक होता है। यदि उससे कम है तो फिर किसी भी सदन की कार्रवाई का संचालित नहीं की जा सकती है, उसको कहते हैं गणपूर्ति। लोकसभा की 1/10, राज्यसभा की 1/10। सत्र आपने समझ, विधि जहां कानून बनाए जाते हैं, जब कानून की आवश्यकता होती है तो सत्र का निर्माण होता है। सत्र जो है एक वर्ष में बैठकें जो है 2 बार होती हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है, तो दोनों के बीच में 6 माह का अंतर होता है। सत्र जो है आपके सामान्य रूप से जो है लोकसभा के सत्र आपका मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है और बजट सत्र होता है, और राज्यसभा में लोकसभा के 3 और राज्यसभा के 4 सत्र हो जाते हैं। ये सत्र हैं, तो समझ में आ गया सभा का नेता, विपक्ष का नेता, क्रॉसिंग द फ्लोर, लॉबी, सभापटल, गणपूर्ति, सत्र, ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नकाल। संसद में प्रश्न पूछने के लिए कोई भी जो कार्रवाई चलती है उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। एक होता है, उसी में से कहा जाता है प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, और फिर आपका हो जाता है आधे घंटे की परिचर्चा। आधे घंटे की परिचर्चा भी हो जाता है। तो प्रश्नकाल, क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है, लोकसभा की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है, या राज्यसभा की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है। तो आंसर होगा आपका प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा उसको प्रश्नकाल कहा जाता है, और वह जो है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का होता है। वह जो है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय होता है, 1 घंटे का समय होता है 11 से 12 बजे तक का। इसमें जो समस्या पूछी जाती, देश की तत्कालीन समस्याओं को लेकर प्रश्न किए जाते हैं और तुरंत उनके आंसर पूछे जाते हैं, उत्तर भी दिए जाते हैं तुरंत। नेक्स्ट आ जाता है आपका शून्यकाल। शून्यकाल कहा जाता है, अगर शून्यकाल क्वेश्चन आ जाए कि क्या शून्यकाल का संविधान में उल्लेख है, शून्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं है।
भारतीय संविधान में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए कहा जाता है भारतीय प्रक्रिया के नियमों में शामिल नहीं है। लेकिन 1960 में ये शब्द को जो है भारतीय प्रेस द्वारा इंडियन मीडिया के द्वारा ये दिया गया शब्द था शून्यकाल। उसके द्वारा दिया गया शब्द था यह 12 बजे से 1 बजे तक का आपका समय होता है। प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक और शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। इसमें ऐसे मामले उठाए जाते हैं जिनमें देरी करना उचित नहीं है, उसके आंसर तुरंत प्राप्त देने होते हैं मंत्री को या संबंधित सदस्य को, इसलिए इसको कहते हैं शून्यकाल। 0 ओवर भी इसको कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है 0 ओवर किस देश से लिया गया है तो फिर आपका भारत से कहा जाता है, और किसकी देन है तो भारत की मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। इसके बाद जो है हम आपको बताएं अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न होते हैं ऐसे तथ्यपूर्ण मामले जिसके संबंध में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर दिया गया हो, मतलब प्रश्नकाल चल रहा हो उसमें उत्तर दिया गया हो, लेकिन ना तो संबंधित जो सदन है उनको समझ में आया वो उत्तर, ना जो सदन अध्यक्ष बैठा है, जो सभापति बैठे हैं, ना उन्हें समझ में आया। तो कंफ्यूजन है किसी उत्तर को लेकर, किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो इसके लिए कहा जाता है प्रयोग सभापति द्वारा बुलाए जाने पर किसी सभापति किसी सदस्य को बुलाता है और फिर वो प्रश्न पूछता है, वही उसको कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। उसको अनुपूरक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है अध्यादेश। अध्यादेश आ जाता है अध्यादेश जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और कानून बनाना आवश्यक हो, ऐसी स्थितियां कानून बनाना आवश्यक हो, तो ये राष्ट्रपति देश में केंद्र लेवल पर राष्ट्रपति और राज्य लेवल पर राज्यपाल को ये अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अर्थात सत्र जब नहीं चल रहा है उस दौरान राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून उसको कहते हैं अध्यादेश, और राज्य में राज्यपाल के द्वारा बनाया गया कानून उसको कहते हैं अध्यादेश। और ये संविधान राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत ये जारी करता है और राज्यपाल जो है वो संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका विशेषाधिकार प्रश्न। विशेषाधिकार प्रश्न का ऐसा होता है, विशेषाधिकार प्रश्न का ऐसा प्रश्न जिसमें किसी सदस्य की या सभा की अवमानना अंतर्ग्रस्त हो, कि वो प्रश्न तो जैसे किसी ने प्रश्न किया और उसके प्रश्न को सही तरह से सुना नहीं गया, उसे लग रहा कि हमने प्रश्न तो किया था लेकिन हमारे प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे प्रश्न को कहते हैं विशेषाधिकार प्रश्न। ऐसा प्रश्न जिसमें किसी सदस्य की या सभा की अवमानना अंतर्ग्रस्त हो, उसे लग रहा है कि हमारी जो बात को सही तरह से पालन नहीं किया जाएगा, तब इसको कहा जाता है ऐसा प्रश्न जिसमें किसी सदस्य की या सभा की अवमानना अंतर्ग्रस्त हो, उसको कहते हैं विशेषाधिकार प्रश्न। नेक्स्ट आपका आ जाता तारांकित प्रश्न। संसद में जो है तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न का मतलब होता है मौखिक ही पूछे जाते हैं और मौखिक ही उनका आंसर देना होता है। और जो तारांकित प्रश्न जिन प्रश्नों में स्टार बना होता है, जिन प्रश्नों में स्टार बना होता है उनको कहते हैं तारांकित प्रश्न, और जिन प्रश्नों में स्टार बना नहीं होता है उनको कहते हैं अतारांकित प्रश्न। यह लिखित पूछे जाते हैं और इनका आंसर भी लिखित देना होता है। अल्प सूचना प्रश्न, यह प्रश्न अविलंब लोक महत्व से संबंधित होते हैं। इनके उत्तर के लिए 15 जैसे क्वेश्चन है लोक महत्व से संबंधित है तो वो तुरंत नहीं चाहिए, आप 15 दिन में उसका आंसर हमें दे सकते हैं, कम से कम 15 दिन का समय दिया जाता है। इसको कहते हैं अल्प सूचना प्रश्न। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट है व्यवस्था संबंधी प्रश्न। जैसे सदन की कार्रवाई चल रही है और संबंधित किसी सदस्य को लगता है कि सदन की कार्रवाई नियमानुसार नहीं चल रही है, यह सदन संसदीय परंपरा के विरुद्ध है,
ये संसदीय परंपरा के विरुद्ध है। तो ऐसी स्थिति में वह प्रश्न कर सकता है। ऐसे प्रश्न जब सदन की कार्यवाही नियमानुसार संचालित ना की जा रही हो, ऐसी स्थिति में जो किया गया प्रश्न है उसको कहते हैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न। नेक्स्ट आ जाता है ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सदस्य जो है अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। प्रमुख समस्या है, देश की समस्या है, उसको जो है बहुत से प्रश्न किए गए सदन में, लेकिन जो ये प्रश्न किया गया ये वास्तविक रूप से बहुत महत्व का है, तो इसका जो है संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता है और मंत्री उस पर और कहता है आप इस पर वक्तव्य दें। मंत्री उस पर अपना वक्तव्य देता है, अपनी बात को कहता है, उसको समझाता है। इसको कहते हैं ध्यानाकर्षण। नेक्स्ट आ जाता है निर्णायक मत। निर्णायक मत जो होता है, निर्णायक मत में आपका आ जाता है कि निर्णायक मत देने का जो अधिकार होता है वो हमेशा लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होता है। अब जैसे किसी बात को लेकर, किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद हो और निर्णय नहीं हो पा रहा हो, तो उस स्थिति में मतदान की घोषणा की जाती है। और मतदान की जब घोषणा की जाती है तो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर मत होने की स्थिति में, लोकसभा में यदि ये हाल है, पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर होने की स्थिति में, तो लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपना निर्णायक मत दे, जो अपना वोट डालता है वो किसी के पक्ष में भी डाल दे, लेकिन उसको कहते हैं निर्णायक मत। और ये तो लोकसभा को, और लेकिन राज्यसभा की बात आ जाती है। राज्यसभा में केवल राज्यसभा में कोई मत विभाजन है, राज्यसभा में कोई मत विभाजन है तो राज्यसभा अपने लेवल पर जो है वो निर्णायक मत देने का अधिकार राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें क्यों ये लोकसभा अध्यक्ष का मतलब जब संसद की संयुक्त बैठक हो और या संयुक्त बैठक मतदान की स्थिति हो, उस समय की स्थिति में दोनों पक्ष और विपक्ष बराबर की स्थिति होती है, वहां निर्णय होने की स्थिति में होता है, तब निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। इसको कहते हैं निर्णायक मत। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके बाद जो है आपका चलते हैं संदेश। संदेश का मतलब होता है कि राष्ट्रपति अपनी सूचना जिसके माध्यम से पहुंचाता है उसको कहते, जिस पत्र के माध्यम से पहुंचाता है उसको, वो भी संदेश होता है। एक लोकसभा से राज्यसभा कोई सूचना पहुंचे या राज्यसभा से लोकसभा कोई सूचना पहुंचे तो वो भी पत्र के माध्यम से पहुंचती है, इसको कहते हैं संदेश। इसको संदेश कहते हैं। तो समझ जाना, राष्ट्रपति का पत्र या एक सभा द्वारा दूसरी सभा को भेजा गया पत्र। नेक्स्ट आ जाता आधे घंटे की चर्चा। लोक महत्व, किसी ऐसे मामले पर चर्चा आरंभ की जा सकती है जो हाल ही में मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रहा हो, जैसे प्रश्नकाल में पूछा गया प्रश्न हो या शून्यकाल में पूछा गया प्रश्न हो, और वो जो है वो प्रश्न ऐसा हो कि उसको समझना आवश्यक है, तो उसके लिए जो है क्या कहा गया, लोक महत्व का, और मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रहा हो तो उसके लिए स्पष्टीकरण मिलना, कोई बहुत से सदस्य होते हैं नहीं समझ पाए तो उसको स्पष्टीकरण होना आवश्यक होता है। उसके लिए 5 बजे से 5:30 बजे तक का जो समय होता है वो आधे घंटे की परिचर्चा होती है, उसको कहते हैं आधे घंटे की परिचर्चा। नेक्स्ट आ जाता है गिलोटिन। गिलोटिन का आशय होता है सभी अनुदान मांगों पर विचार विमर्श निर्धारित समय में समाप्त होना जाना चाहिए। जो भाषण होता है वो निश्चित समय होता है, या जो कार्य होता है सबको समय दिया जाता है, उसमें वो उसकी प्रक्रिया निश्चित समय में समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन समाप्त नहीं हो पाई, उस निर्धारित समय में समाप्त नहीं हुई प्रक्रिया, तो उसके बाद जो है वो मतदान की घोषणा कर सकता है। वो मतदान की घोषणा कर सकता है, अर्थात जो सभापति या अध्यक्ष है वो मतदान की घोषणा कर सकता है। इस स्थिति को कहते हैं गिलोटिन। इसको कहते हैं गिलोटिन। तो समझ में आ गया होगा गिलोटिन किसे कहते हैं। तो संदेश है आपका, आधे घंटे की परिचर्चा है, ये आपका गिलोटिन है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपको जो है बताएंगे, नेक्स्ट में आपको बताएंगे, जैसे आपका आ जाता है अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है,
अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। जब लोकसभा का विश्वास खत्म हो गया सरकार पर, उस समय विपक्ष सोचता है कि सरकार अल्पमत में है, उस समय विपक्ष सोचता है सरकार अल्पमत में है, तो ऐसी स्थिति में जो है वह एक विपक्ष जो है प्रस्ताव लाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और पारित किया जाता है। यदि लोकसभा में जो है 2/3 बहुमत से अगर ये पारित हो जाता है तो फिर जो है संबंध प्रधानमंत्री को और उसकी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, हट सकती है। इसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, इसको अविश्वास प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने आपको बहुत सारी प्रक्रिया से अवगत कराया, संसदीय परंपरा में जो शब्दावलियां हैं उन्हें में अवगत कराया, समझ में आ गया होगा किसको क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अब थोड़ा रिवीजन है, और रिवीजन के तौर पर यदि पूछा जाए कि संसद के दोनों सत्रों के बीच में कितना समय होना अनिवार्य होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? बताइए आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपके आ रहे हैं 6 माह। आंसर क्या? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा। आंसर होगा 6 माह। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन आ जाता है कि सत्रावसान कौन करता है? लोकसभा, संसद का सत्रावसान कौन करता है संसद में, या लोकसभा का सत्रावसान कौन करता है? तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सत्रावसान करता है। क्वेश्चन आ जाता है कि आपका कि सत्र की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो भी राष्ट्रपति के द्वारा सत्र की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाए कि संसद में पूछे गए मौखिक प्रश्नों को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? तारांकित प्रश्न। संसद में पूछे गए लिखित प्रश्नों को क्या कहा जाता? उसको क्या होगा? अतरांकित प्रश्न। उसको अतरांकित प्रश्न कहा जाता है। और आपका क्वेश्चन आ जाए कि संसद में जो है, संसद की जो क्रॉसिंग डफलो किसे कहते हैं? तो उसमें कहता कि सभापति और जो है बोलने वाले के बीच में अगर कोई व्यक्ति जो है निकल जाए उसको कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बताए। अब क्वेश्चन आ जाता है आपका कि गणपूर्ति, लोकसभा की गणपूर्ति कितनी है? तो 1/10। राज्यसभा कितनी है? 1/10। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से करता है? प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। इसके अलावा कौन संसद के कौन से सदस्य कभी विघटित नहीं होता? तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको जो हमने आज टॉपिक समझाया उससे बहुत सारे ऐसे टॉपिक, ऐसे प्रश्न बनते हैं जो आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आपका इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको बराबर समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा इसको। और आज की क्लास में आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। धन्यवाद।